When I was in school and college and I used to read articles in the newspaper कि ये बिल पास हुआ है, ये नया एक्ट आया है, I was least bothered to know कि इनमें फर्क क्या है या बिल्स पास कैसे होते हैं, कौन से बिल्स होते हैं. But obviously after doing LLB, I know the difference now, and it is really interesting to know कि एक बिल की जर्नी क्या होती है from a bill to an act and कितना लंबा and complex procedure है. हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्स पास किस तरह से होते हैं. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल एज येट, देन प्लीज डू द सेम एंड बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें. तो देखते हैं कि बिल्स पास कैसे होते हैं. उससे पहले ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्स प्रिस्क्राइब्ड कौन से हैं एंड वो कितने टाइप के होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं मनी बिल. मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में गिवन है. मनी बिल कौन से होते हैं? एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, मनी बिल जो है दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ टैक्स या फिर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट या फिर कंसोलिडेटेड फंड से कोई एक्सपेंस होना या कोई उसमें रिसीट होना. ये सारे मैटर्स जो हैं ये मनी बिल में डील किए जाते हैं. एंड आर्टिकल 110 एक्सप्रेसली डिफाइंस कि मनी बिल होता क्या है. तो जो भी बिल उस आर्टिकल में जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसमें फॉल करते हैं उनको हम मनी बिल कहते हैं. नेक्स्ट इज फाइनेंस बिल. इट इज डेल्ट विद अंडर आर्टिकल 117 एंड ये वो बिल्स होते हैं जिसमें सारे मैटर्स होते हैं ऑफ आर्टिकल 110 एंड साथ ही साथ और अदर जनरल लेजिस्लेशन से रिलेशन में भी मैटर्स होते हैं. अब ये कहा जाता है कि सारे फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं वो मनी बिल होते हैं, बट सारे मनी बिल फाइनेंस बिल नहीं होते. व्हाई? बिकॉज यू सी मनी बिल हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 एंड फाइनेंस बिल मनी बिल भी होते हैं बिकॉज दे रिलेट टू दीज मैटर्स एंड ऑल्सो अदर लेजिस्लेशन. तो फाइनेंस बिल जनरली वो होता है जो हर फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट किया जाता है. दैट इज द बजट, दैट इज द फाइनेंशियल बिल. नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल अंडर आर्टिकल 107 जो होता है अ बिल दैट इज एक्सेप्ट मनी बिल और फाइनेंस बिल, उसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं. देन देर इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आर्टिकल 368 में गिवन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू मस्ट हैव स्टडीड दिस बाय नाउ कि आर्टिकल 368 कितना इंपॉर्टेंट है. इस ईयर इतने सारे बिल्स पास हुए हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी पास हुए हैं. तो अब दिस इज यूज्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज द नेम इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर द सेम. इस ईयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन सा पास हुआ है, कौन सी अमेंडमेंट आई है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैंने अपनी वीडियोस में काफी बार पहले डिस्कस भी किया है. अब नाउ ये बिल लाता कौन है पार्लियामेंट में? हु मूव्स दीज बिल्स? अब ये बिल आए जाते हैं थ्रू आइदर अ मिनिस्टर और अ मेंबर. जो बिल मिनिस्टर लेके आता है उसको हम गवर्नमेंट बिल बोलते हैं और जो बिल मेंबर लेके आता है उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं. अभी रिसेंटली ये आपने देखा है कि हमने डिस्कस भी किया था लीगल करंट अफेयर्स में कि प्राइवेट मेंबर बिल मूव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द वन चाइल्ड पॉलिसी कि कोई अगर वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करेगा तो दे विल गेट टैक्स एग्जेम्पशन. अब यहां पर आप देख सकते हैं पूरा चार्ट जहां पर पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल डिस्कस किया हुआ है. तो इस चार्ट को बिलीव में बनाने में, सोचने में मेरे को काफी टाइम लगा because the procedure of passing the ordinary bill is a little complex. It goes through various stages. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मेंबर या फिर मिनिस्टर बिल मूव करता है. अब जब वो बिल मूव किया जाता है उसके बाद वो बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा या राज्यसभा में. ये जो बिल मूव किए जाते हैं ये ड्राफ्ट होते हैं एंड इट इज ड्राफ्ट बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो फर्दर लॉ मिनिस्ट्री उनको फर्दर वेट करती है. जब वो बिल्स वेट हो जाते हैं उसके बाद वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, आइदर हाउस. ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. नाउ फर्स्ट रीडिंग स्टेज आने से पहले द बिल कैन बी पब्लिश्ड प्रायर हैंड ऑल्सो इन द गजेट. तो जब गजेट में बिल पब्लिश हो जाता है तो फर्स्ट रीडिंग स्टेज की एज सच कोई वैल्यू नहीं रहती
क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, द बिल इज सिंपली रेड आउट, कोई डिस्कशन कुछ नहीं होता बिल पे, कोई वोटिंग नहीं होती, बिल का टाइटल, बिल का ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कमिटी स्टेज। कमिटी स्टेज पे क्या होता है कि एक बार बिल रीड होने के बाद कमिटी को मूव कर दिया जाता है। अब द कमिटी में आइदर बी स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पर जिस हाउस में बिल मूव किया है उसकी कमिटी के मेंबर्स होते हैं, या फिर जॉइंट कमिटी जहां पर दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। अब ये कमिटी क्या करती है, बिल को एग्जामिन करती है, फर्दर उस पे कमेंट्स इनवाइट करती है फ्रॉम द पब्लिक टू सी कि आपको कोई एडिशनल अपने कमेंट्स देने हैं या नहीं, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके पार्लियामेंट को सबमिट कर देती है। ये होता है हमारा कमिटी स्टेज। अब कमिटी स्टेज के बाद बिल आ जाता है सेकंड रीडिंग स्टेज पे, जहां पर हर एक क्लॉज डिटेल में डिस्कस किया जाता है। एंड फर्दर जो मेंबर्स को अगर लगता है कि उस हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको लगता है कि इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है, वो अपने इनपुट्स देते हैं एंड एवरी पार्ट ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड। फिर आता है थर्ड रीडिंग स्टेज, जहां पर सीधा वोटिंग होती है कि ये बिल हमें मंजूर है या नहीं, एक्सेप्टेंस के बारे में बात होती है एंड द बिल इज वोटेड अपॉन। अब जब बिल वोट हो जाता है तो थर्ड रीडिंग में उसके बाद आता है या तो बिल एक्सेप्ट होगा या बिल रिजेक्ट होगा। अब एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए, बिल एक्सेप्टेंस के लिए हमें चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए फ्रॉम द हाउस, दैट मींस जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनमें उनके 50% या मोर देन 50% मेंबर्स शुड अग्री टू द बिल। तो अगर बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो दूसरे हाउस पे चला जाता है। अब यहां पर अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली द होल स्टेज कम्स टू एन एंड, बट इफ इट गेट्स एक्सेप्टेड इट मूव्स टू द अदर हाउस। अब जब मूव अदर हाउस पे करता है तो फिर नया प्रोसेस शुरू होता है, फिर से जो दूसरा हाउस है उसमें ये तीनों स्टेजेस फिर से फॉलो होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। एंड फर्दर जो दूसरा हाउस है, नाउ दैट अदर हाउस हैज डिफरेंट ऑप्शंस, या तो वो बिल एक्सेप्ट करता है बट फर्दर रिकमेंडेशंस होती हैं उनके पास बिल पे देने के लिए, या फिर वो बिल रिजेक्ट कर देता है, या फिर दे कीप द बिल पेंडिंग फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का टाइम होता है दूसरा हाउस के पास बिल को कंसिडर करने के लिए। एंड ये भी हो सकता है कि 6 मंथ्स हो गए एंड दे डोंट डू एनीथिंग ऑन द बिल। देन इसमें अभी हम देखेंगे क्या होता है। अब मान लीजिए बिल मूव हुआ अदर हाउस को, रिकमेंडेशंस आई एंड दोज रिकमेंडेशंस वर सेंट टू द हाउस जहां पे बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वो इंट्रोडक्टरी हाउस अगर दूसरे हाउस की रिकमेंडेशंस मान लेता है, इफ दे एक्सेप्ट दीज रिकमेंडेशंस, देन वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। आगे का स्टेज हम अभी बाद में देखेंगे, प्रेसिडेंट स्टेज के बाद क्या होता है। तो वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है एंड ऑब्वियसली अगर बिना किसी रिकमेंडेशन के दे सेंड इट टू द अदर हाउस, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड, वो पास्ड माना जाता है। अगर बोथ द हाउसेस जो हैं वो बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनमें कोई अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बिल पास माना जाता है एंड वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर हिज एसेंट। नाउ अगर रिकमेंडेशंस मूव करी जाती हैं टू द अदर हाउस और वो दूसरा हाउस अग्री नहीं करता उन रिकमेंडेशन से, तो क्या होता है, जॉइंट सिटिंग की बारी आती है। जॉइंट सिटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर अगर दूसरा हाउस बिल को रिजेक्ट कर देता है या फिर 6 महीने से ज्यादा बिल पे कोई एक्शन नहीं लेता, तो इन तीनों ही केसेस में जॉइंट सिटिंग की बारी आती है। अब ये जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है, ये समन की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। तो इस जॉइंट सिटिंग में ये डेडलॉक जो क्रिएट हो जाता है उसका रेजोल्यूशन निकाला जाता है। अब ये जॉइंट सिटिंग जो है ये पार्लियामेंट्री लेवल पे एग्जिस्ट करती है। जब हम स्टेट में बिल्स की बात करते हैं तब जॉइंट सिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एंड ये जो बिल है ये ऑर्डिनरी बिल हम पार्लियामेंट के व्यू से देख रहे हैं। स्टेट में भी मोस्टली प्रोसीजर सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क होता है। देन अब जॉइंट सिटिंग में ये डिसाइड किया जाता है, उस डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाता है एंड फर्दर एक्शन लिया जाता है कि बिल पे एक्सेप्टेंस लाई जाए। फिर अगर वो बिल पास हो जाता है देन इट इज अगेन सेंट टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का क्या रोल आता है,
Now the presidential assent is dealt under Article 111. आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंशियल एसेंट की बात करी गई है, जहां पे उसके पास प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, आइदर ही कैन एसेंट टू द बिल, मतलब ही कैन अग्री विद द बिल, या फिर ही विदहोल्ड्स हिज एसेंट, मतलब अपना एसेंट जो है बिल पे वो विदहोल्ड कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है प्रेसिडेंट, उसको हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। पॉकेट वीटो मतलब प्रेसिडेंट को बिल मिला एंड प्रेसिडेंट पुट्स इट इन हिज पॉकेट, ही डजंट डिसाइड एनीथिंग, ही विदहोल्ड्स हिज व्यूज ऑन द बिल एंड हिज एसेंट ऑन द बिल। ये पॉकेट वीटो की पावर एक बार एक्सरसाइज की गई थी बाय प्रेसिडेंट जेल सिंह, जब बात थी इंडियन पोस्टल एक्ट को अमेंड करने की, कि गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट को, किसी भी लेटर को खोल के देख सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो द प्रेसिडेंट हैड एक्सरसाइज पॉकेट वीटो एट दैट टाइम। तो ये प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर का ऑप्शन होता है। अगर वो अपना एसेंट दे देता है तो ऑब्वियसली बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। अगर वो अपना एसेंट विदहोल्ड कर लेता है तो बिल जो है वो वहीं पे एंड हो जाता है एंड इट डज नॉट बिकम एन एक्ट। एंड इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, प्रेसिडेंट फील्स कि बिल वैसे सही है बट इट नीड्स टू बी रिकंसिडर्ड बाय द हाउसेस एंड कुछ he feels that there should be some changes in the bill, then houses क्या कर सकते हैं, they can take into consideration the amendments or they cannot make any amendments if they feel so। and अगर वो कोई भी amendment करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद उस बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, then president is bound to give his assent, he cannot refuse। इसको हम सस्पेंसिव वीटो के नाम से भी जानते हैं। So this power of the president to return the bill for reconsideration is known as suspensive veto। अब जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, then in the act the bill becomes an act। तो आपने देखा कि कितना लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जब बिल एक्ट बन जाता है वो स्टैट्यूट बुक में पब्लिश हो जाता है एंड एवरीबडी गेट्स टू नो ऑफ द सेम, उसकी इफेक्टिव डेट बताई जाती है कि कब से बिल इफेक्टिव होगा। अब हम ये देखते हैं कि मनी बिल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय अ मिनिस्टर, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट बिल। सिर्फ लोकसभा में मूव किया जा सकता है बाय अ मिनिस्टर, देन इट इज पास टू राज्यसभा विद द इंडोर्समेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि ये मनी बिल है। मनी बिल पे स्पेशली लिखा जाता है कि ये मनी बिल है, स्पीकर अपनी इंडोर्समेंट देता है उस पे कि मनी बिल है। जैसे कि जीएसटी विच स्पीक्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, तो वो एक मनी बिल था। अब जब वो बिल राज्यसभा तक चला जाता है एंड राज्यसभा डज नॉट रिटर्न इट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, इट इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड। तो राज्यसभा की जो पावर्स हैं मनी बिल को लेके वो काफी रिस्ट्रिक्टेड हैं। कैसे कि इट मस्ट पास और रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days। देन अगर राज्यसभा कोई एनी रिकमेंडेशन देता है बिल पे, वो या तो लोकसभा एक्सेप्ट करता है या नहीं। अभी जैसे हमने ऑर्डिनरी बिल के केस में देखा, अगर दूसरा हाउस, मान लीजिए दूसरा हाउस राज्यसभा है एंड वो कोई रिकमेंडेशन दे रहा है बिल पे, तो दूसरा हाउस जिस हाउस में बिल ओरिजिनेट हुआ था, दे कैन आइदर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस और रिजेक्ट। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है एंड उनको साथ में अग्री करना पड़ता है ऑन द बिल। फिर अब जो प्रेसिडेंशियल एसेंट है, वो प्रेसिडेंट कैन ओनली गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड हिज एसेंट टू अ बिल, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न इट टू द हाउस। वो या तो प्रेसिडेंट एसेंट देगा या अपना एसेंट विदहोल्ड कर लेगा, बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को वापस हाउस के पास भेज दे फॉर रिकंसिडरेशन। अब ऐसा क्यों है? मनी बिल जो है जनरली वो प्रेजेंट होता है लोकसभा में आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल आया जाता है, इसीलिए प्रेसिडेंट मनी बिल के केस में उसको हाउस के पास वापस नहीं भेजता। फाइनेंशियल बिल में भी यही क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल का क्या सीन है। पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है?
अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमने देखा आर्टिकल 368 में डेल्ट है। तो अगर कोई भी मिनिस्टर चाहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करें, तो इसके लिए ये बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फिर हर हाउस से ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका मतलब ये है, अभी हमने सिंपल मेजोरिटी देखा कि 50% से ज्यादा मेंबर्स का एसेंट होना चाहिए बिल पे, मतलब जितने भी टोटल मेंबर हैं उस हाउस के, उसके 50% तो अग्री करने ही चाहिए। एंड उसके साथ साथ 2/3 मेंबर्स जितने प्रेजेंट हैं एंड जितने वोट कर रहे हैं, उसका जो 2/3 सम है वो भी होना चाहिए। एंड इन केस कोई ऐसा बिल होता है जिसमें रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स की जरूरत है, तो वो हाफ ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई इट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। सो आर्टिकल 368 ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए। उन केसेस में सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड, तभी वो बिल फिर आगे जाएगा टू द प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट को अपना एसेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिल को देना ही होता है। ही कैन नॉट रिफ्यूज टू एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। एंड उसी तरह से फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कम्स इनटू बीइंग। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आई होप अब आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, एंड किस तरह से बिल का पूरा प्रोसीजर होता है। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक द एफर्ट आई मेड, देन डू हिट द लाइक बटन एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ।